गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी कि पहला दिन ऐसा हुआ कि मैं बिना अलार्म लगाए सोया और वास्तव में सोया रह गया। मेरी नींद ही 8:15 में टूटी। उसके बाद मैं भागा, घड़ी देखा, सोचा कि 9 बजे से क्लास है। जैसे तैसे भागता हुआ किस तरह काम किया। पहले मैं आप लोगों को जो कहता था, आज मैं खुद उसमें फंस गया। नॉर्मली मैं क्लॉक अलार्म लगाता हूँ डेली, तभी उसी पर उठता हूँ। मैंने सोचा कि बहुत टाइम है, 9 बजे है, नींद तो टूट ही जाएगी। आज नहीं लगाते हैं, सोते हैं। मौसम भी कुछ ऐसा था तो देखो बच्चों, कल हम लोगों ने जो वहाँ किया था, इकोनॉमी में 2 चीजें बच गई है, छोटी छोटी चीजें हैं। फिर हम लोग सोसाइटी की तरफ चलेंगे। एक पहले आप लोग हेडिंग डालो, ग्रामीण ऋणग्रस्ता। ग्रामीण ऋणग्रस्ता। ग्रामीण ऋणग्रस्ता। देखो, तुम लोग का जो अधिकांश प्रॉब्लम जो होता है, तुम इस बार को गौर करके देखोगे कि नॉर्मली जो अधिकांश प्रॉब्लम होता है इस संबंधी, जैसे ग्रामीण ऋणग्रस्ता का है, रूरल इंडेटेडनेस है, तो मैं तुम लोग को ये सजेशन देना चाहता हूं कि जैसे तुम कोई बुक्स पढ़ते हो या कोई पार्ट पढ़ते हो, तो तुम उसको एक तरह से समझो तो। अच्छा, कल का टेस्ट दिया था तुम लोगों ने? क्वेश्चन सॉल्व हो गया था? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन था, हल्का सा इन्फ्रेंशियल, तो उस पर अपना दिमाग लगा के स्टैंड ले लिया था। हाँ, ये तो क्लास में ही मैंने डिस्कस किया था। आप लोग रहते हैं क्लास में और कहाँ रहते हैं दिमाग आपका। मैंने दोनों डिस्कस किया हुआ था। हमने कहा था कि अगर आपके सामने क्वेश्चन रहे कि विऔद्योगीकरण की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तब यह उत्तर होगा, और विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तब तुमको वहां पर यह स्टैंड लेना था कि आलोचनात्मक विऔद्योगीकरण की बात कही गई है। और हम गौर करके देखते हैं तो अनेक उद्योगों का भारत में पतन हुआ। हालांकि यह सही है कि सभी उद्योगों का पतन नहीं हुआ, अमुक 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 कारण से इसका पतन हुआ, अमुक अमुक कारण से इतने उद्योग बचे रहे। लेकिन सामान्यतः जो ब्रिटिश नीति रही, अब तुमको बड़ा चालाकी से कारण भी निकालना पड़ेगा और पतन भी निकालना पड़ेगा। देखिए, जब बाजार को खोला या रेलवे के माध्यम से सामान पहुंचाए, तो इस तरह से हस्तशिल्प, सूती वस्त्र उद्योग जिसका भारत में, और इसका रेशम उद्योग, लौह उद्योग, उसका उदाहरण देके 5-6 उद्योगों का उदाहरण देके, तो इन इन उद्योगों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा। तो तुम अगर यह स्टैंड ले लेते हो कि सारे उद्योग नहीं टूटे, कुछ बचे भी रहे, इसका कारण यह था कि ब्रिटिश वहां से बहुत सारे उत्पाद नहीं ले पाए, तब यह हो जाएगा आलोचनात्मक परीक्षण। विऔद्योगीकरण में तो दोनों होता है ना। अगर किसी के शरीर में ब्लड नहीं है तो दोनों कारण होगा। एक तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा होगा, ये भी कारण हो सकता है, और ब्लड नहीं बन रहा होगा, दूसरा कारण भी हो सकता है। तो नॉर्मली तो ये क्यों पूछ रहे हो कि सर ये पॉइंट नहीं दे सकते हैं? कि आप, तुम लोग को ह्यूमैनिटी में मैंने पारंगत बना दिया, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अभी भी तुम लोग बचकाना क्वेश्चन करते हो। क्या तुम लिखा वो मायने नहीं है, तुम वहां पर कैसे रेलिवेंस बना के लिखा वो मायने रखता है। राइट, गोइंग टू द पॉइंट और नॉट, मतलब गोइंग थ्रू द पॉइंट। जैसे जैसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, ये सब में खुद स्टैंड लेने में बनेगा। तो हमने ये कहा कि जैसे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये प्रॉब्लम तुम लोगों को क्यों आता है पता है? ये प्रॉब्लम इसलिए आता है कि तुम पॉइंट से दोस्ती करते हो। पॉइंट से दोस्ती मत करो, अवधारणा से दोस्ती करो, पॉइंट खुद निकल जाए। अब अवधारणा, अब यही क्वेश्चन, इसको अवधारणा से दोस्ती कैसे करना है? जैसे तुम लोग इकोनॉमी पढ़ते हो, इवन करेंट पढ़ते हो, तो ऋणग्रस्तता तो आज भी है। और ऋणग्रस्तता का तो बहुत बड़ा कारण यह है कि किसानों के पास परचेजिंग पावर नहीं, तो खाएगा क्या? वो ऋण तो लेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो नीचे डैश देकर लिखिए, हाँ, हाँ, कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता एक ज्वलंत समस्या थी। ग्रामीण ऋणग्रस्तता एक ज्वलंत समस्या थी। एक ज्वलंत समस्या थी। हाँ, ग्रामीण ऋणग्रस्तता एक ज्वलंत समस्या थी।
इस समस्या की जड़ ब्रिटिश आर्थिक नीति में निहित थी। ब्रिटिश आर्थिक नीति में निहित थी। ब्रिटिश आर्थिक नीति में निहित थी। निहित थी। नीति, हाँ। हाँ, निम्नलिखित कारकों ने, इस काल में निम्नलिखित कारकों ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता को प्रोत्साहन दिया। इस काल में निम्नलिखित कारकों ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता को प्रोत्साहन दिया। निम्नलिखित कारकों ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता को प्रोत्साहन दिया। डैश देकर पॉइंट फर्स्ट। कि भू राजस्व की दर का अधिकतम निर्धारण, भू राजस्व की दर के अधिकतम निर्धारण, भू राजस्व की दर के अधिकतम निर्धारण और हस्तशिल्प उद्योग के पतन होने के कारण, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आना, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आना, पकड़ लोगे इसे। हस्तशिल्प उद्योग के पतन को प्रति व्यक्ति आय में गिरावट से जोड़ पा रहे हो कि नहीं? पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। हाँ, व्यावसायिक खेती अपेक्षाकृत खर्चीली, हाँ, खर्चीली या व्यवसाध्य भी कह सकते हो। हाँ, 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 परंतु उसका अपेक्षित लाभ किसानों को नहीं मिलना। उसका अपेक्षित लाभ किसानों को नहीं मिलना। हाँ, क्योंकि पूर्ण विराम मत देना, क्योंकि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मध्यस्थ और बिचौलियों की भूमिका, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मध्यस्थ और बिचौलियों की भूमिका, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मध्यस्थ और बिचौलियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मध्यस्थ और बिचौलियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण। बिचौलियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण। इज दिस पॉइंट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब नेक्स्ट वन पॉइंट लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में आप रखिए मध्यस्थ और बिचौलियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण। हाँ, पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा। हाँ, अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था कर दो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्र में मौद्रिक लेन देन को प्रोत्साहन, ग्रामीण क्षेत्र में मौद्रिक लेन देन को प्रोत्साहन, ग्रामीण क्षेत्र में मौद्रिक लेन देन को प्रोत्साहन, पकड़ लोगे इसे? कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रा रहेगी तभी ना। एक समय तक जब मुद्रा का प्रचलन कम था तो तुमसे किसी से गेहूं उधार लेते, अनाज उधार लेते। मुद्रा कहोगे मुद्रा मेरे पास है ही नहीं, दूंगा कहां से, है ना? तो मुद्रा उपलब्ध होगा। क्या? हाँ, ब्याज तो दूसरी चीज हुई। हमारे कहने का मतलब ये मुद्रा तुम्हारे पास होगा तब मुद्रा का लेन देन होगा।
मुद्रा ही जब कम होगा तो कैसे लेन देन होगा? जब मुद्रा का लेन देन बढ़ेगा तो तुम पैसा जमा करके रखोगे, तुमको भी स्वार्थ होगा कि हम, है ना। नेक्स्ट वन, हाँ हाँ हाँ, देखिए, हाँ लिखिएगा, हाँ हाँ लिखिएगा, हाँ हाँ, कि भूमि 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 पर निजी स्वामित्व होने, भूमि पर निजी स्वामित्व होने, भूमि पर निजी स्वामित्व होने तथा भूमि पर निजी स्वामित्व होने तथा भूमि को विक्रय योग्य बनाने के कारण, भूमि को विक्रय योग्य बनाने के कारण, भूमि को विक्रय योग्य बनाने के कारण ऋण का लेन देन आसान, ऋण का लेन देन आसान, इस बात को समझा कि नहीं समझा? और तुम्हारे पास कोई ऋण क्यों देगा? जब तुम्हारे पास पेइंग कैपेसिटी रहेगी तभी ना। अब तो तुम जमीन बेच के भी दे सकते हो क्या, जो पहले नहीं दे सकते थे? अरे जमींदारी में फसल बेच के दे सकते हो, महलवाड़ी में तो ग्रामीण समुदाय, वहां भी फसल दे के बेच सकते हो, इवन ग्रामीण समुदाय से अनुमति लेके अपनी जमीन दे सकते हो, और रेतवाड़ी में तो तुम भूमि के मालिक ही हो, दे सकते हो। तो ये होगा, तो इस कारण से तो तुम ज्यादा इनेबल्ड होगे, और ज्यादा इनेबल्ड होगे तो तुमको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश 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 कानून के द्वारा महाजनों के ऋण को सुरक्षा दी गई थी। ब्रिटिश कानून के द्वारा महाजनों के ऋण को सुरक्षा दी गई थी, महाजनों के ऋण को सुरक्षा दी गई थी, महाजनों के ऋण को सुरक्षा दी गई थी। ओके, अब तुम मेंटली अलर्ट हो यहाँ की नहीं? हाँ, अब बस मैं एक डेटा दे देता हूं, मैं ज्यादा फैक्ट तो तुमको देता नहीं। अब जैसे देखो, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, ये एग्जाम हॉल में तुम गए हो, समय की भी कमी है, तुम अगर इस तरह से पॉइंट्स में लिखते चले गए तो एग्जामिनर तुमको मार्क्स दे देगा। बहुत बच्चे इस बहुत बच्चे मार्केट में तुमको पॉइंट में लिखने पर ज्यादा मार्क्स देता है, तो चलो कि नहीं, ऐसा ऐसी धारणा बोलते हैं, बिल्कुल गलत धारणा बोलते हैं। अब अगर हमें लिखना रहे तो ये जो 5 पॉइंट्स है, तो धीरे धीरे तुम लोग अपनी राइटिंग कैपेबिलिटी को सुधार सकते हो। उन बच्चों के लिए जिनके पास राइटिंग कैपेबिलिटी है ही नहीं, अखबार नाम इसका दिया भाई 5 पॉइंट दिया, हालांकि इस तरह से आधा आधा सेंटेंस करके मैं तुमको याद रखने के लिए दिया, वहां पर आधा सेंटेंस लिखोगे तो तू गुस्सा खा जाएगा, और पूरा पूर्ण विराम के साथ पूरा था थे थी हा है ही लिखना पड़ेगा, समझ लो कि नहीं। कई बच्चे हमें आंसर देते हैं तो उसमें उसी तरह से शॉर्ट करके मार देते। मैंने शॉर्ट मारा है अपना समय बचाने के लिए, तुम वहां पर समय नहीं बचा रहे हो। तूने पूरे साल भर और 2 साल इसलिए तैयारी की है कि तुम वहां पर परीक्षक के सामने दे सको, वहां पर भी तुम जल्दबाजी दिखाओगे तो परीक्षक तुमसे भी ज्यादा जल्दबाजी दिखाएगा, तो वो चीज तो होना ही नहीं चाहिए। अब अगर मानो तुम 5 पॉइंट तुमने दे दिया या 6 पॉइंट दे दिया, तो भी तुमको मार्क्स तो दे देंगे वो, है ना, मार्क्स दे देंगे। हो सकता है इंटरव्यू में कॉल हो जाएगा, लटक भी जा सकते हो, पता चलेगा 585 पोजीशन अमुक जी, उसी में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो सबको सब आईएएस ही कहते हैं, तुम जहां सेलेक्ट हुए सब कहेंगे आईएएस हो गया। अब तुम समझ रहे हो कि हम मुश्किल से रेलवे पर्सनल में फंसे हुए हैं, आईएएस कर रहे हैं, लेकिन तुम भी अपना मुस्कुरा कर रह जाओगे, बहुत अपना रैंक क्लियर नहीं करोगे, क्योंकि क्लियर करने से फायदा क्या है कि नहीं। वहां पर तो जो तुम्हारी प्रतिष्ठा मिल रही है वो चलेगी। समस्या तब आएगी जब आपसे पूछेगा कि भाई आप कौन डिस्ट्रिक्ट में हैं, तब आपको जवाब देना पड़ेगा, उसके लिए तो बहुत दिन काफी है। तो मतलब ये है कि तुम ऐसे कर लोगे, लेकिन मेरा जो अपना विश है, तुम लोग समझ रहे हो ना मेरी बात को। जैसे कोई बच्चा अगर एक बिंदु को उठाता है और एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ते हुए, समझ रहे हो कि नहीं, कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे परिवर्तन हो रहा है, उससे ऋणग्रस्तता पर ऐसा लिखता है ना, तो आईएएस टाइप राइटिंग होगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? मेरी बात दोनों तक पहुंची? कुछ लोगों की राइटिंग में जिसकी कैपेबिलिटी है, वो धीरे धीरे थोड़ा ट्रांजिशन लेके, है ना, थोड़ा ये करके, और तब कहोगे परीक्षक का ध्यान कई बार हमें भी जाता है, लेकिन अच्छी राइटिंग रहेगी तो सब तो पढ़ते ही हैं, उसमें कोई पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जहां मुख्य बिंदु तुमको लगे, हल्का सा पेन से वहां पर 2-4 शब्द 2-4 शब्द 2-4 शब्द ऐसे करते हुए, और पैराग्राफ चेंज करके ही अगर तुम, लेकिन तुमको घड़ी देखना पड़ेगा कि कितना टाइम ले रहा है। पता चला कि 25 मिनट में तुमने एक क्वेश्चन लिखा, तो तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाएगा, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि सारा क्वेश्चन वैसा तुम नहीं लिख पाओगे, लास्ट में जब तुमको छूटने लगेगा तो तुम अपना पॉइंट देके भी निकल लेना। लेकिन बैलेंस राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि तुम ऐसी हैबिट डेवलप करो फास्ट राइटिंग की, कि तुम यहीं से मिनट मिला के जाओ कि हमारे पास भाई 5 क्वेश्चन होंगे, हमको इतने मिनट में, वहां पर जाके
वहां पर 5-7 मिनट 10 मिनट का तो इजाफा खुद हो जाएगा। परीक्षा भवन में हमने भी देखा है, मेरी भी राइटिंग स्लो थी, दिक्कत होती थी लिखने में, हमेशा क्वेश्चन छूटने का डर लगा रहता था। लेकिन वहां पर मैनेज, यहाँ पर लिखने से वहां ज्यादा बढ़िया मैनेज हो जाता है। वहां पर 10-5 मिनट इधर उधर हो जाता है, मतलब 10 मिनट का इजाफा तो जरूर हो जाएगा लिखने में, तुमको समझ रहे हो कि नहीं। तो राइटिंग में इसलिए तुमको, तुम जैसे स्ट्रेस दे रहे हो ना, तो जितना स्ट्रेस देते चलोगे ये सब डेवलप करता चलेगा। यहाँ पर केवल एक डेटा मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना, लिखना कि एक आकलन के अनुसार, नीचे पैराग्राफ चेंज करके, एक आकलन के अनुसार 1911 में, एक आकलन के अनुसार 1911 में ग्रामीण ऋण की राशि, ग्रामीण ऋण की राशि 300 मिलियन रुपए थी, 300 मिलियन रुपए थी, जो 1937 में बढ़कर 1800, जो 1937 में बढ़कर 1800 मिलियन रुपए हो गई, 1800 मिलियन रुपए हो गई। ओके, हाँ, अब लिव इट। अब नेक्स्ट वन लिखना ब्रेक देकर। नेक्स्ट वन टॉपिक, हाँ नहीं, क्वेश्चन भी एक होगा इस पर। जो जो क्वेश्चन में लिखवाता हूँ उस क्वेश्चन पर घर पर जाके विचार करते हो, लग जाता है, हो जाएगा हमसे, क्या नहीं। हाँ, बस एक क्वेश्चन लिख लो, मॉडल प्रश्न, मॉडल प्रश्न। मॉडल प्रश्न में लिखो कि अकाल एवं ग्रामीण ऋणग्रस्तता, अच्छा 1300 मिलियन है, 300 करोड़ था, सॉरी मिलियन काट के करोड़ करो, 300 करोड़ और 1800 करोड़ करना, हाँ करोड़ करोड़। अब मैंने करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए और 1800 करोड़ रुपए। अब नीचे मॉडल प्रश्न लिखो, अकाल एवं ग्रामीण ऋणग्रस्तता, अकाल एवं ग्रामीण ऋणग्रस्तता ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि के व्यावसायीकरण का, कृषि के व्यावसायीकरण का परिणामी अभिलक्षण थी, कृषि के व्यावसायीकरण का परिणामी अभिलक्षण थी, परिणामी अभिलक्षण थी। टिप्पणी, सॉरी, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। सोदाहरण समझ रहे हो ना, उदाहरणों के साथ। अब देखो, अब नेक्स्ट वन आ जाओ, और नेक्स्ट वन में लिखो, अच्छा ये क्वेश्चन पूछना भूल गया, लिख पाओगे तुम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं, मैनेज कर लोगे ना। अब देखो, अब तुमको अगर 200 शब्द में इसको लिखना पड़ेगा तो कैसे करोगे, तो एक काम करना, जितने पॉइंट लगभग तुम्हारे आ रहे हैं ग्रामीण ऋणग्रस्तता में, वही पॉइंट आ रहे हैं व्यावसायिक खेती, अति मतलब वो उसमें व्यावसायिक, जिसमें तुम कहते हो इसके अकाल का, केवल एक रेलवे वगैरह वाला चीजें आ रही है। लेकिन तुम अब दोनों के सोच के ऐसी बिंदु बनाओ जिसमें तुम्हारा दोनों काम साथ ही साथ हो जाए। हो जाएगा कि नहीं? हाँ, घर पर जाके सोचोगे ना तो चीजें निकली, जितना सोचोगे उतना फायदा हो, और फालतू बातें सोचने से दिमाग फ्री भी रहेगी। क्या महसूस किए होगे, ज्यादा शांति रहती है। नेक्स्ट वन लिखिएगा, देखिए ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, नहीं ये टॉपिक है, हाँ मतलब एक सब टॉपिक है, सब टॉपिक। हाँ, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण संरचना का परिरक्षण, ये आपका सब टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। हाँ, कौन सा कौन सा?
नहीं, वो गरीबी पर अलग कुछ नहीं बनता, वो जितना तुम्हारा अकाल और सबसे निकलता है उसी से गरीबी निकालना पड़ेगा तुमको। हस्तशिल्प उद्योग का पतन, प्रति व्यक्ति आय में कमी, है ना। तुम कल कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं बोला था कि मैं क्लास में तुमको बता दूं। हाँ, पूछ लिया था, काम चल गया था ना। हाँ ठीक है। तो ब्रिटिश शासन के अंदर ग्रामीण संरचना का परिरक्षण, हेडिंग दिया, अब लिखना शुरू करो। यद्यपि कुछ ब्रिटिश पक्षधर विद्वानों ने यद्यपि कुछ ब्रिटिश पक्षधर विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ब्रिटिश शासन ने ग्रामीण संरचना पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला। विशेष प्रभाव नहीं डाला। उस काल में जो परिवर्तन आए वो महज ऊपरी और सतही थे। उस काल में जो परिवर्तन आया वे ऊपरी और सतही थे। वे ऊपरी और सतही थे। ऊपरी और सतही थे। हाँ, वास्तविक रूप में ग्रामीण संरचना में वास्तविक रूप में ग्रामीण संरचना में एक प्रकार की निरंतरता बनी रही। ग्रामीण संरचना में एक प्रकार की निरंतरता बनी रही। एक बात बताओ, इस बात से हम लोग सहमत हो जाएं कि असहमत हो? कितने लोग असहमत वाले में हो और सहमत वाले में? मतलब अब तुम लोग समझ रहे हो। देखो, यही मैं चाहता था कि जहां फाउंडेशन तुम्हारा क्लियर हुआ वहां फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, और तुम्हारा फाउंडेशन अब क्लियर हो गया है। अब एक बार तुम नेशनलिज्म में फाउंडेशन क्लियर कर देंगे, बस तुम्हारा फिर काम हो। उपनिवेशवाद, उसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं कहीं भी, है ना। देखो, मेनली क्या होता है कि मेरी जो चिंता की वजह है, और तुम लोगों को भी सोचना चाहिए कि एक्चुअली एग्जाम में क्या होता है कि जो तुम पढ़ते हो बुक्स में एग्जैक्टली उस पर क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन उससे थोड़ा अलग होता है, वहीं पर बच्चे मार खा जाते हैं। एक तो बुक की चीज याद नहीं रहती, दूसरी बात है कि बुक में अगर कोई चीजें वो ले भी जाए तो वहां पर उसको अपने ढंग से तोड़ मरोड़ करना पड़ता है। वो तभी क्लियर होगा जिसकी अवधारणा क्लियर हो। समझो ना, अवधारणा स्पष्ट होना, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। वो तुमने खुद ही महसूस किया होगा कोई न कोई विषय में कि तुम्हारा अगर किसी कारण से वहां पर विचार उलझा तो ना वो विषय पढ़ने का तुमको मन करता है। अधिकतर बच्चा होगा खास इंग्लिश मीडियम में, उसको हिस्ट्री का नाम सुनते ही डर होना शुरू होगा, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब फैक्ट समझता है। तुम ही लोग पहले धारणा तुम लोग की रही होगी, लेकिन अब वो धारणा बदल गई ना कि देखो ये फैक्ट्स नहीं है, ये तो बिल्कुल एनालिसिस है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ऐसा तो अब लग रहा हो। तो वही बात होती है कि तुम समग्रता से चीजों को समझोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसका पहले हम लोग खंडन करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? इस बात को हम नहीं एग्री कर रहे, तो इसी में साथ में देना शुरू करो। परंतु गहराई से परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि ब्रिटिश उद्योग एवं व्यापार नीति ने भारत की ग्रामीण संरचना को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। भारत की ग्रामीण संरचना को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। स्तर प्रभावित किया। अब नीचे ब्रेक देकर लिखिए कारण। भूमि में निजी स्वामित्व की अवधारणा विकसित करना, पॉइंट फर्स्ट। कारण,
भूमि में निजी स्वामित्व की अवधारणा विकसित करना तथा उसे विक्रय योग्य बनाना। भूमि में निजी स्वामित्व की अवधारणा विकसित करना तथा उसे विक्रय योग्य बनाना। उसे विक्रय योग्य बनाना। इस कारण भूमि के विखंडन को प्रोत्साहन। इस कारण भूमि के विखंडन को प्रोत्साहन। भूमि के विखंडन को प्रोत्साहन। पॉइंट नंबर 2, भू राजस्व का अत्यधिक दबाव के कारण, भू राजस्व के अत्यधिक दबाव के कारण, भू राजस्व के अत्यधिक दबाव के कारण व्यावसायिक फसलों की खेती को अपनाना। व्यावसायिक फसलों की खेती को अपनाना। अपनाना। अपनाना को कर दो। अपनाने के कारण तथा, अपनाने के कारण तथा भू राजस्व की नकद में वसूली, भू राजस्व की नकद में वसूली, भू राजस्व के नकद में वसूली के कारण भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौद्रीकरण को बढ़ावा मिला। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौद्रीकरण को बढ़ावा मिला। मौद्रीकरण को बढ़ावा मिला। बढ़ावा मिला। मौद्रीकरण को बढ़ावा मिला। आज एक बात बताओ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौद्रीकरण को बढ़ावा मिलना अच्छी बात है या बुरी बात है? कितने लोग अच्छी बात में हो और कितने लोग बुरी बात में हो? अच्छी बात या बुरी बात? दोनों मिक्स कैसे रहेगा? नहीं 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 नहीं, यजमानी वजानी छोड़ो, यजमानी को टूटने दो। अब महिलाएं पहले घर में घूंघट काट के बैठी रहती थी, अब बाहर निकल गई तो इसका मतलब पुरानी व्यवस्था टूट रही। कुछ बूढ़े लोग बैठकर आंसू बहा रहे हैं, तो क्या करोगे? सिंपैथाइज करोगे कि ना ना बाबा, वास्तव में आप कष्ट में आपकी बहू बाहर घूम रही? मतलब ये है कि मौद्रीकरण अच्छी बात है, लेकिन चूंकि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत और औपनिवेशिक स्वार्थ के कारण लाई गई तो इंडिया में हो गई वो बुरी बात। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ऐसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ रहना चाहिए। कहां पर कितनी मात्रा डालनी है? खाना बनाते हो ना, कभी कुकिंग करते हो ना, अगर एक मतलब अगर चुटकी अगर नमक ज्यादा डल जाए तो पूरा खाना बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार से ह्यूमैनिटीज में जहां मात्रा का अंतर तुम्हारी राइटिंग में आई तो पूरी राइटिंग असंतुलित हो सकती है। यही मात्रा का खेल तुम अब सीखोगे। पहले तुम मतलब सीख रहे थे तथ्यों को बटोरना, अब तथ्यों को बटोरने के साथ कैसे तथ्य का इस्तेमाल करें इसको सीखोगे। ये कहां पर कितनी मात्रा डालनी है, कहां पर छोड़नी है। ओके, आगे बढ़ जाओ। सामुदायिक संपत्ति, नेक्स्ट पॉइंट, सामुदायिक संपत्ति, नेक्स्ट पॉइंट है ये। सामुदायिक संपत्ति यथा चारागाह भूमि, चारागाह भूमि, जंगल भूमि, जंगल भूमि, सिंचाई भूमि, सिंचाई भूमि आदि पर से किसानों का स्वामित्व समाप्त करना, आदि पर से किसानों का स्वामित्व समाप्त करना, समाप्त करना। क्या ग्रामीण क्षेत्र में इसे परिवर्तन आएगा कि नहीं? चारागाह भूमि, जंगल भूमि और सिंचाई भूमि पर से किसानों का स्वामित्व समाप्त करना, ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, मतलब दबाव आएगा। नेक्स्ट पॉइंट,
हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारण कृषि पर जनसंख्या की अत्यधिक निर्भरता। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारण कृषि पर जनसंख्या की अत्यधिक निर्भरता। कृषि पर जनसंख्या की अत्यधिक निर्भरता। ये पॉइंट तो जान ही रहे हो तुम लोग। हाँ तो कुछ बस इसमें इतने ही पॉइंट तुम ध्यान रखो। अब देखो तुम लोगों का हो गया इकोनॉमी का, क्यों जहां हम लोग कृषि का व्यावसायीकरण हमने किया था, तो उसका एक टेल क्वेश्चन, टेल पार्ट था जो आपके सिलेबस में मेंशन है, वह है ग्रामीण श्रमिकों का विकास, मतलब ग्रामीण श्रमिकों, ग्रामीण मजदूरी को प्रोत्साहन। तो ग्रामीण मजदूरी को प्रोत्साहन उस पर हमारे बुकलेट में तो दिया हुआ है, लेकिन पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने, लेकिन वहां पर तुम्हें हम करवाना भूल गए थे। तो एक काम करो, जहां पर तुमने कृषि का व्यवसाय करने का तो चौथाई छोड़ी हुई है तुमने क्या, बस तुमको 2-3 पॉइंट दिया हुआ है। मैंने चौथाई छोड़ के लिखते हो कि पूरा पेज भर लेते हो? पूरा पेज भर लेते हो तो गए तुम बैठो। जिस समय लिखना चाहिए, राइटिंग का नियम होता है कि चौथाई छोड़ के लिखे। अब अगर चौथाई छोड़ के नहीं लिखोगे तो तुमको अगर खुद रिवाइज करोगे और साइड में पॉइंट लिखना पड़ेगा याद करने के, तो कैसे लिखोगे? तो जो नहीं चौथाई छोड़ा है वो मस्ती करे, और जो चौथाई छोड़ा है वो मेरी बात को फॉलो करे। चौथाई छूटा हुआ है ना? हाँ ठीक है। तो जहां जहां पर चौथाई में ऊपर से ही, जहां पर तुमने कृषि का व्यवसायीकरण लिखा हुआ है ना, वहीं पर कहीं पर लास्ट वाले पेज में वहां पर देते ना ग्रामीण मजदूरी। हाँ, ग्रामीण मजदूरी को प्रोत्साहन। अब बहुत तो कृषि का व्यवसायीकरण मिल ही नहीं रहा होगा, मुझे आना पड़ेगा वो लगता है खोजने के लिए उसकी कॉपी में। ग्रामीण मजदूरी को प्रोत्साहन लिखो। लास्ट में, जहां पर जिस पेज में लास्ट में दिखाया हुआ, पीछे ही ले लो, जहां तुमको मन है लिखो। ग्रामीण मजदूरी को प्रोत्साहन। मजदूरी को प्रोत्साहन। हाँ, हाँ, हाँ। डैश देकर लिखिए। हाँ, डैश देकर लिखिए कारण। कारण कारण हाँ कारण। हाँ, हाँ, भूमि के विखंडन के कारण जोत का आकार छोटा होना। भूमि के विखंडन के कारण जोत का आकार छोटा होना। भूमि के विखंडन के कारण जोत का आकार छोटा होना। जोत का आकार छोटा होना, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। इसे पकड़ लोगे तुम लोग? हाँ, अब जोत का कम भूमि होगी तो कैसे जियोगे, अब मजदूरी करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 कि भूमि के क्रय विक्रय के कारण, भूमि के क्रय विक्रय के कारण कारण सीमांत किसानों का, सीमांत किसानों का भूमिहीन श्रमिक के रूप में ढल जाना। भूमिहीन श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक के रूप में ढल जाना। भूमिहीन श्रमिक के रूप में ढल जाना, पकड़ लोगे? हाँ। पॉइंट नंबर 3 लिखो। पॉइंट 3 लिखो। हाँ, हाँ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण, पकड़ लोगे इसे? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण से ग्रामीण मजदूरी को बल कैसे मिलेगा, कौन कौन बताएगा ये चीज? हमको भरोसा नहीं है तुम जोड़ पाओगे। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण होगा तो ग्रामीण मजदूरी को बल कैसे मिलेगा, कौन कौन बता रहा है हमें? नगद अवेलेबल रहेगा तो तुम अपॉइंट करोगे, है ना? तो ज्यादा उसमें ये मिलता है। हाँ, और नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, हाँ, व्यावसायिक कृषि। नेक्स्ट पॉइंट, व्यावसायिक कृषि में, व्यावसायिक कृषि में अधिक, अधिक
श्रम की जरूरत, क्या पकड़ लोगे? अधिक श्रम की जरूरत, एक पॉइंट और लिख लो। हाँ, हाँ, हाँ। वैकल्पिक आय के स्रोत के अभाव में वैकल्पिक आय के स्रोत के अभाव में छोटे किसानों के द्वारा वैकल्पिक आय के स्रोत के अभाव में छोटे किसानों के द्वारा खेती करना। हाँ, छोटे किसानों के द्वारा पूरक आय के लिए खेती करना। छोटे किसानों के द्वारा पूरक आय के लिए खेती करना। हाँ? पूरक आय, पूरक समझते हो कि नहीं? तो लिखो पूरक आय के रूप में खेती करना। पकड़ लोगे इसे कि नहीं? अब मैंने जो शब्द कहा उसका मतलब समझाओ। वैकल्पिक आय के साधन के अभाव में, पहले वैकल्पिक आय का साधन क्या था? जो वैकल्पिक आय के साधन का अभाव हो गया, हासिल हो जाएगा पतन। अब तुम लोग समझ रहे हो चीजों को। अब बच्चों इकोनॉमी वाला पार्ट तो तुम्हारा पूरा हुआ। अब मॉडल क्वेश्चन कुछ लिखवाता हूं और फिर हम लोग सामाजिक नीति की तरफ बढ़ेंगे। तो आप मॉडल क्वेश्चन लिखो, मॉडल क्वेश्चन, मॉडल प्रश्न। ये तुम्हारा और तुम्हारा ये यूपीएससी के क्वेश्चन है। लिखो आरसी दत्त का कहना है, क्वेश्चन है तुम्हारा मॉडल प्रश्न है। मॉडल प्रश्न लिखो, पॉइंट 1 लिखो। इसमें अचंभित क्यों हो रहे हो? आरसी दत्त का कहना है, क्वेश्चन ही है कि बुनाई समझते हो ना? बुनाई लोगों का राष्ट्रीय उद्योग था। बुनाई लोगों का राष्ट्रीय उद्योग था और लाखों महिलाएं कताई करती थी। लाखों महिलाएं कताई करती थीं। भारतीय कपड़ा इंग्लैंड और यूरोप के अन्य भाग चीन, जापान, बर्मा, अरब और पर्सिया ईरान को बोलते हैं ना, या ईरान और अफ्रीका के कुछ भागों में जाता था। स्पष्ट कीजिए। अब ब्रैकेट में डालो यूपीएससी 2013। इस क्वेश्चन को आंसर मैनेज कर लोगे? मैनेज करोगे कि नहीं? आवाज क्यों दब रही है? पेज पर से ही तो उठा के रखना है, इसमें वो भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारा पीछे वाले में हमने जहां कप लिखाया है, कपास, कहां कितना विस्तार से लिखा दिया है वहां से, जिसमें महिलाएं कताई करेगी, कताई का इनकम जाएगा, उसका पुरुष जाके बेचेगा। वो गांव का जो शिल्पी होता था उसका संपर्क नगरीय शिल्पी से होता था। क्योंकि इसलिए होता था कि चूंकि नगर में जो बनते थे, क्योंकि भारत जब निर्यात करता था तो निर्यात करने में क्या होता था कि एक रूरल जनसंख्या जो वहां थी, रूरल जनसंख्या भी हिस्सा लेती थी उत्पादन में। जो यजमानी पद्धति से जो जुड़े हुए थे, जो भारत में जो श्रमिक, वो केवल यजमानी तक ही सीमित नहीं थे, वो किसानों की जरूरत को पूरा करने। गांव में जब मुद्रा का प्रवेश हुआ तो किसानों की जरूरत के गांव में व्यापारी भी आते थे और गांव में व्यापारी का अनाज भी खरीदते थे, और वही व्यापारी इन यजमानी वाले को हायर भी कर लेते थे कि भैया तुम भी बनाओ और तुम्हारा प्रोडक्ट हम ले जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तब महिलाओं को क्या होता था कि महिलाएं जाके कताई वाली अपने बेच लेती थी उनके हाथों। तो लाखों महिलाएं उसमें की हुई थी। जो मैंने तुमको वहां सूती वस्त्र बताया, वहीं से उत्तर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शक्तिशाली, अब देखो शब्द का थोड़ा सा प्रयोग दूसरे ढंग से किया है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद
मैं शब्द बदल देता हूँ, क्योंकि शब्द को पहचानने में तुमको थोड़ी दिक्कत होगी, उससे मिलता जुलता शब्द डाल देता हूँ। क्या लिखवाई दें? द ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शक्तिशाली प्रणोद, प्रणोद, हाँ लिख देता हूं, उपनिवेशवाद के शक्तिशाली प्रणोद, उपनिवेशवाद के शक्तिशाली प्रणोद के अधीन, प्रणोद के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरण हो गया। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरण हो गया, जिसकी संरचना ब्रिटेन की तीव्र विकसित हो रही, जिसकी संरचना ब्रिटेन की तीव्र विकसित हो रही औद्योगिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के द्वारा निर्धारित हुई। औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ब्रिटेन की तीव्र विकसित हो रही औद्योगिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के द्वारा निर्धारित हुई। परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए। परीक्षण कीजिए। अब ब्रैकेट में लिखो यूपीएससी 2015, यूपीएससी 2015। हाँ, अब नीचे यहीं पर अथवा देकर शब्द लिखो तो, नीचे ब्रेक देकर अथवा और फिर शब्द लिखो तो, अथवा देके लिखो ब्रिटेन में विकसित हो रही, ब्रिटेन में विकसित हो रही औद्योगिक पूंजीवाद ने ब्रिटेन में विकसित हो रही औद्योगिक पूंजीवाद ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन लाए, किस प्रकार के परिवर्तन लाए? प्रश्नवाचक चिन्ह डालो। किस प्रकार के परिवर्तन लाए? अब देखो यही क्वेश्चन है जिसको घुमा के ऊपर तुमको दिया है, वो केवल तुम लोग पकड़ लेते ऊपर वाले क्वेश्चन को, अगर मैं ये नहीं लिखवाता तो? क्या तुम लोग पकड़ रहे थे इसको? अगर मैं नहीं लिखवा तुम लोग पकड़ रहे हो? हाँ, तो बहुत अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को लिखने में तुम लोगों से बढ़िया कौन लिख सकता है? क्या कुछ खास आश्वासन नहीं दे रहे हो? कितने लोग लिख लोगे इसको? बहुत मुश्किल से हाथ उठाए हो, डाउट है तुम पर हमको। दिक्कत है क्या? आपको पूछ रहा है अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन, सीधे सोचोगे कृषि, उद्योग, व्यापार। हाँ, कृषि, अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार, मतलब भारतीय पूछ रहा है कि भारत के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन लाए। तो मैंने ये डायग्राम बताया, तो सब डायग्राम तुमको इंडिकेट कर दिया क्या करना है। तो तुम लोग केवल ये करना जो परिवर्तन लाए, परिवर्तन के साथ साथ प्रभाव की तरफ इशारा करते हुए चला जाना, समझ लो ना। ऐसा नहीं कि परिवर्तन लाए उसके बाद मुस्कुरा देना, देखो बहुत बढ़िया परिवर्तन लाए। और तुम्हारा अगर तुम थेसिस लाइन में ही अगर ये लिख डालते हो कि ब्रिटिश आर्थिक नीति ने भारत के परंपरागत ढांचे को तो तोड़ दिया, परंतु उसके विकल्प के रूप में, हाँ, उसके विकल्प के रूप में पूंजीवादी ढांचे का विकास नहीं किया, तो वहीं से तुम्हारा शुरू हो जाएगा। तुम कैसे कृषि अर्थव्यवस्था को तोड़ रहा है, यजमानी पद्धति को तोड़ रहा है, स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ रहा है, परंतु जनसंख्या का चूंकि अधिभार कृषि के ऊपर पड़ रहा है। कैसे ब्रिटिश भू राजनीति और व्यापार नीति के कारण अत्यधिक भू राजस्व का दबाव और हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण किसानों की स्थिति खराब हो रही है। उस तरह से फिर व्यापार में देखो, कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक
समझ रहे हो तुम मेरी बात को? उसका उद्योगों में देखो कि उद्योगों का भारत में विऔद्योगीकरण को एक तरफ पुराने उद्योग को तोड़ दिया जाना, दूसरा नए उद्योग की स्थापना नहीं करना, क्योंकि भारत को बाजार के रूप में विकसित करना है। समझ रहे हो कि नहीं? अब देखते हैं कि तुम लोग मतलब मैनेज हो जाएगा बढ़िया से, चूज ढंग से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त व्यापार के बलों ने, मुक्त व्यापार के बलों ने, मुक्त व्यापार के बलों ने एवं व्यापार तथा निवेश के सहायक, मुक्त व्यापार के बलों ने एवं व्यापार एवं निवेश के सहायक, निवेश के सहायक राजनीतिक एवं प्रशासनिक, सहायक राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश के निर्माण में अंग्रेजों के, परिवेश के निर्माण में अंग्रेजों के प्रयास ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के प्रति ब्रिटिश नीति को रूप प्रदान किया, भारत के प्रति ब्रिटिश नीति को रूप प्रदान किया, भारत के प्रति ब्रिटिश नीति को रूप प्रदान किया। सविस्तार स्पष्ट कीजिए। ब्रिटिश नीति को रूप प्रदान किया, सविस्तार स्पष्ट कीजिए। क्या लगता है आपको? ओके, ओके, सविस्तार स्पष्ट कीजिए। नहीं तो क्या लिखोगे सो बताओ, सिर्फ यस यस करने से काम नहीं। क्या क्या आर्थिक अवसर में क्या तुम सब में इनिशिएटिव तो ले लेते हो, कुछ कंक्रीट बताते नहीं हो, हमें भी घुमाते रहते हो कहीं। हाँ तो अच्छा, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन करेगा। राजनीतिक में क्या परिवर्तन करे और प्रशासनिक में? हाँ, अब तुम धीरे धीरे समझदार हो रहे हो। तुम खैर मनाओ कि यहाँ तुम आ गए, है कि नहीं? हाँ, हाँ, मतलब तुम जो डायरेक्शन पहले पकड़े थे बड़ा घबराने वाला था, लेकिन धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हो सकता है भविष्य सुधर जाए। देखो यहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक फैक्टर बोल रहा है, समझ रहे हो ना? अब तुमको इसमें दिखाना यह है कि उस जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो इकोनॉमिक पॉलिसी तात्कालिक राजनीति पर, प्रशासन पर क्या ध्यान दे रहा है। लेकिन अब उसमें ध्यान रखना है तुम्हें कि अब तुम्हें मुक्त व्यापार का बल और निवेश की जो जरूरत है, तो उसमें जैसे तुम दिखाओगे राजनीतिक वाले में तो कॉन्क्वेस्ट को प्रोत्साहन दे रहा है। अब कॉन्क्वेस्ट में गवर्नर जनरल के ऊपर नहीं चला, इसने ये किया, वो नेपाल युद्ध लड़े, वो अफगान युद्ध लड़े, ये राम कहानी नहीं कहनी है। मतलब कि विलय पर बल दे रहे थे। इसने 2-3 गवर्नर जनरल जो मेजर विलय किया उसका नाम देते हुए कि उसे किया, क्योंकि अब भारत में रेलवे का भी विस्तार किया जाना था, टेलीग्राफ का भी विस्तार किया जाना था, बाजार के रूप में विकसित किया जाना था, तो अधिक से अधिक क्षेत्रों को अपने अंतर्गत लिया जाना जरूरी था। इसलिए पूर्व नीति को उलटकर ब्रिटिश ने अनियंत्रित विस्तार पर बल दिया। लाइकवाइज यू कैन से कि अगर भारत में यातायात और संचार, नहरों और सड़कों का विकास किया जाना था, इस सब के लिए तो अपनी जीत रखना पड़ेगा ना, तभी ना तुम वहां पर अपना डेवलप करोगे। और प्रशासनिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि वो एक ऐसे प्रशासनिक संरचना का निर्माण करना चाहते थे जो ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के हित के अनुकूल है। इसलिए न्याय व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया, भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया, ताकि भू राजस्व के एक व्यापक निवेश को, एक बड़े निवेश को औद्योगिकरण के क्षेत्र में निवेश किया जा सके। इस थोड़ा बनाना है, थोड़ा सा टेस्ट करना है ना। जैसे तुम लोगों का जब बुक भी पढ़ रहे हो क्या? खैर बुक तो अभी पढ़ने का टाइम नहीं हो रहा, बाद में क्लास जो हो जाएगा तो मैं तुमको बुक रिकमेंड कर दूंगा। अब नेक्स्ट हेडिंग दे दो। अब मेजर हेडिंग दोगे इसलिए सेंटर पर जाओगे, पेज चेंज कर दोगे तो बढ़िया है। हाँ, क्या?
विद्युतीकरण का, क्योंकि बहुत हद तक किया, कुछ उद्योग बचे रहे लेकिन बहुत हद तक अनुभव किया, विशेषकर इसलिए देखो विद्युतीकरण पर देखो, तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा, मुस्कुरा के उसकी तरफ देख रहे हो, कैसे काम चलेगा? मुस्कुराना ही तो इधर मुस्कुराओ ना। हाँ, मेरा पॉइंट ये है, तुम लोग को दिमाग दर्शित करके रहना है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि प्रेशर पड़ता है तो मन करता है कहीं बाहर की तरफ देखें, सोचें, तो उसको अभी रोको। मेरा प्रश्न ये है कि आपको अगर जब भी विद्युतीकरण पर लिखना होगा तो केवल उद्योगों का पतन मत दिखाना, नए उद्योगों की स्थापना न होना भी दिखाना, मैंने पुराने को तोड़ना नहीं। हस्तशिल्प उद्योग का पतन तो दुनिया में हर जगह हुआ, तो उसका कम कॉन्सोलेशन हुआ ना। यहां से दो फायदे हुए, एक तो शिल्पी बेरोजगार हुए, उद्योगों में गए वर्कर्स बन के, ब्रिटेन में देखोगे, और दूसरी बात यह हुई कि आर्थिक उद्योग की स्थापना हुई तो राष्ट्रीय इनकम भी बना रह गया, रोजगार भी मिला। हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारा पुराना तोड़ के जो नया नहीं बनाया, तो उससे क्या हुआ कि जो अतिरिक्त जनसंख्या है वो तो चली गई कृषि की तरफ, तो एक तो हमारा उद्योग तो गया ही, कृषि भी चली गई इस चक्कर में। तो ये चीज को ध्यान रखना है ना। अब मेजर पॉइंट पे बनाए सामाजिक नीति, मेजर हेडिंग दे दो सामाजिक नीति। कहां पर खोए हुए हो तुम? बीच बीच में खो जाते हो निराला के राम की तरह बिल्कुल। क्या सामाजिक नीति हेडिंग दो। एक बात बताओ, सामाजिक नीति में क्या होने वाला है? पूर्व काल में क्या था, इस काल में क्या है? कौन कौन बताओगे? इस काल में सामाजिक नीति में क्या होने वाला है? निरंतरता बनाए रखोगे या परिवर्तन? अच्छा, परिवर्तन के कारण कौन कौन बताया, क्यों परिवर्तन होगा? क्या जैसे मान लो, क्या सती प्रथा को रोकोगे, विधवा पुनर्विवाह होगा, तो क्या लगता है कि जब सती जलने से बच जाएंगी तो बहुत अधिक कीमती कीमती साड़ियां, फैंसी साड़ियां पहनेंगी जिससे बाजार बनेगा क्या? और जब विधवाओं का विवाह होगा तो विधवाएं भी अब नई नए कपड़े पहनेंगी तो ब्रिटिश कपड़े बिकेंगे, यही सोच रहे हो ना? तो फिर क्या होगा? ये तो आर्थिक से नहीं जुड़ा ना, समर्थक वर्ग की स्थापना, आर्थिक से कैसे जोड़ोगे इसको? हाँ, ये दो ये काबिलियत की बात तो ये बोला। अगर ये सब परिवर्तन जब तक नहीं भारतीय समाज को हिलाओगे नहीं, तो फिर भारतीय जब समाज जब परंपरागत ढांचे से नहीं निकलेगा तो अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार नहीं करेगा, और अंग्रेजी शिक्षा एक नया वर्ग पैदा करेगा, और वो नया वर्ग बाजार के रूप में काम करेगा। ऐसे लिंक करना पड़ेगा इसको, समझ रहे हो कि नहीं? लिंक करने में बस एक एक बिंदु है, जहां वो बिंदु वहां पर तुम लिखे तुमको मार्क्स मिलना है, लेकिन वो बिंदु को पकड़ के रखना वो बड़ा आवश्यक होता है। इसलिए मैं तुम लोगों को बीच बीच में क्वेश्चन करता हूं, कोई बिंदु पर तुम्हारी निगाह रहे। अब लिखो, सामाजिक नीति में लिखो, अगर हम सामाजिक क्षेत्र में, अगर हम सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में इस काल में ब्रिटिश नीति की तुलना, इस काल में ब्रिटिश नीति की तुलना पूर्व काल की नीति से करते हैं, नीति से करते हैं, तो अंतर स्पष्ट हो जाता है, तो अंतर स्पष्ट हो जाता है। जहां पूर्व काल में ब्रिटिश नीति का बल, जहां पूर्व काल में ब्रिटिश नीति का बल समाज के परंपरागत ढांचे को बनाए रखना था, समाज के परंपरागत ढांचे को बनाए रखना था, वहीं इस काल में ब्रिटिश नीति ने सामाजिक क्षेत्र में, ब्रिटिश नीति ने सामाजिक क्षेत्र में व्यापक सुधार एवं परिवर्तन पर बल दिया। ये तो क्लियर है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। व्यापक सुधार एवं परिवर्तन पर बल दिया। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या प्रभाव के बारे में नहीं हम पूछ रहे हैं अभी,
अभी हम पूछ रहे हैं कि पहले काल में निरंतरता, इस काल में परिवर्तन। ओके, पर आप चेंज करो और छोटा सा हेडिंग दो, माइनर हेडिंग, परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक। हाँ हेडिंग है, मैंने कहा माइनर हेडिंग, माइनर हेडिंग, परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक। अब जहां परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक ले, वहां पर डैश दीजिए और डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए, ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के हित। हाँ फिर हेडिंग, माइनर हेडिंग, मैंने परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक है। अब परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक में तुम लोग दिमाग में इमेज नहीं बनेगा तो याद थोड़ा रहेगा। इमेज यहाँ पर ये बनाना है कि हम परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक बताएं ना, तो इसमें अब दो कारक तुम लोगों को बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक में जो पहला कारक है वह है, लिखिएगा, ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के हित। ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के हित, डैश देकर लिखिए कि अगर भारत का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में होना था, तो फिर अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देना आवश्यक था। अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देना आवश्यक था। क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों के एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जा सकता था, भारतीयों के एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जा सकता था जो ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में कार्य कर सके। ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में कार्य कर सके। परंतु यह भी सोचा गया, यह भी सोचा गया कि भारतीय अंग्रेजी शिक्षा को, यह भी सोचा गया कि भारतीय अंग्रेजी शिक्षा को तभी स्वीकार करेंगे, अंग्रेजी शिक्षा को तभी स्वीकार करेंगे जब उन्हें परंपरागत सामाजिक ढांचे से बाहर निकाला जाए। अब जैसे तुमने जो लाइन लिखते हो उसमें मेंटली अलर्ट रहते हो या कुछ और सोचते रहते हो? मतलब लिखते हो तो तुम्हारा ध्यान यही रहता है। तो उसमें ध्यान अगर तुम्हारा रहता है तो एक काम करो, हर जगह मेरा बताना संभव नहीं है। लगे कि जो मार्केबल लाइन है उसको तुम लिखने के टाइम में ही हाईलाइट कर लो, तो रिवाइज के टाइम में तुमको बड़ी सुविधा हो जाएगी। रिवाइज के टाइम में तुमको लगेगा कि ये मार्केबल लाइन है, इस पर जब तुम्हारे पास कम समय रहा तो कम से कम मार्केबल लाइन पर नजर डालते हुए निकल जाओगे, तो एक मोटा मोटी रिवाइज तुम्हारा हो जाएगा, समझ लो ना। इसलिए आदत बनाओ कि जो मार्केबल लाइन में, वहाँ एग्जाम हॉल में ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में कम अंडरलाइन तुमको करना है, तुमको 2 3 4 शब्द अंडरलाइन करना है। ऐसा नहीं कि पूरी कॉपी पता चला कि पूरा आंसर ही अंडरलाइन कर दिए तो फिर बेकार हो जाएगा, समझो ना। तो वो ध्यान, यहाँ पर तुम अपनी सुविधा से जो जो मार्केबल लाइन लगे, जैसे ये है अंग्रेजी शिक्षा, जैसे भी मैंने क्वेश्चन पूछा भेदभाव वाला, तो तुम माकूल जवाब नहीं दे सके, हम बताए। अब उस लाइन को मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ तो उसको अंडरलाइन कर लो। प्रति सोचा कि भारतीय अंग्रेजी शिक्षा को तभी स्वीकार करेंगे जब उन्हें परंपरागत सामाजिक ढांचे से बाहर निकाला जाए। फिर इस लक्ष्य को पाने के लिए, फिर इस लक्ष्य को पाने के लिए समाज सुधार के लिए कदम उठाया जाना आवश्यक था। इस लक्ष्य को पाने के लिए समाज सुधार के लिए कदम उठाया जाना आवश्यक था। आवश्यक था।
अब पॉइंट नंबर 2 कर लीजिए। और पॉइंट 2 में करिए, इस कदम का एक प्रचारात्मक मूल्य भी था। इस कदम का एक प्रचारात्मक मूल्य भी था। इस कदम का एक प्रचारात्मक मूल्य भी था, और वह था भारतीयों को सभ्य बनाने का दावा। भारतीयों को सभ्य बनाने का दावा। ब्रिटिश प्रशासक यह दावा कर रहे थे ब्रिटिश प्रशासक यह दावा कर रहे थे कि वे भारतीयों को रूढ़िवादी सामाजिक ढांचे से बाहर निकालकर विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। रूढ़िवादी सामाजिक ढांचे से बाहर निकालकर विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। ये दूसरा वाला पॉइंट तुम लोगों ने समझा? देखो, आर जस्ट मेंटली अलर्ट हो? हाँ। देखो, हम पहले भी तुमको बता चुके हैं, जहां औपनिवेशिक हित को हमने 80% मार्क्स दिया हुआ है, पता है कि नहीं? 20% मार्क्स किसको दिया हुआ है? हाँ, कुछ विचारधारा है, व्यक्तित्व है, ये सब भी तो अपनी भूमिका निभाता है। अब देखो, पहला वाला जो चरण था उसमें विलेजली निकला साम्राज्यवादी, तो उसका अपना नेचर है। तो अब 100% हम औपनिवेशिक हित को नहीं देंगे, 80% तो दे रहे हैं। और दोनों में अगर निर्णायक कारक पूछा जाएगा तो पहला वाले को करोगे, दूसरे वाले को? पहले वाले को करोगे। लेकिन दूसरा वाला का जो पॉइंट, अब पीटी में ही तुमको अगर पूछा जाए कि भाई समाज सुधार को प्रेरित करने वाले कौन से कारक थे, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, और चॉइस ए होगा केवल 1, चॉइस बी होगा केवल 2, चॉइस सी होगा 1 2, चॉइस डी होगा ऊपर उसमें कोई नहीं, क्या करोगे? क्या? हाँ, मैंने केवल एक तो नहीं चुनोगे। अगर ये दोनों चॉइस रहता तुम 1 2 दोनों चुन लेते। हाँ, बस यही समझ होना चाहिए, और इसी समझ के आधार पर प्रीलिम्स भी निकलता है। नहीं तो उसी में कई बच्चा काबिलियत कहेगा, सर आप बताए थे औपनिवेशिक हित, तो औपनिवेशिक हित है पॉइंट नंबर 1, मैं क्या करूंगा? वहां बाहर एग्जाम हॉल में थोड़ा जाऊंगा, वहां पर अपना दिमाग लगाना पड़ता है, मात्रा का अंतर होता है। अब निर्णायक पहला है, लेकिन है तो कारक दोनों। तो ये दूसरा वाला जो कारक है वो प्रचारात्मक मूल्य भी है, समझ रहे हो कि नहीं? अब मान लो तुम किसी को 1 लाख रुपए डोनेशन दे रहे हो, और तुम्हारी निगाह है कि अगर इसको 1 लाख रुपए डोनेशन देने के तो कल हमारा बहुत बड़ा समर्थ होगा, समाज में हमारा हित करेगा, समझ रहे हो कि नहीं? अब वो तुम्हारा है, तो तुम्हारा हित वो है जो तुम उसको डोनेशन दे रहे हो, तो कह रहे हो कि भैया अरे पैसा हमारा है, तुम्हारा किसका है? पैसा किसका हुआ है? अगर हम ये लेने से आपको सुख होता है तो मेरे लिए तो आपका सुख सर्वोपरि है। तुमको लग रहा है कि अब दे ही रहे हैं तो थोड़ा सा प्रचार भी हल्का कर डालें, समझ रहे हो कि नहीं? तो अब वो उनको सुधार तो करना ही है, तो प्रचार भी अपना कर रहे हैं। एक विचारधारा तो है, जो कुछ लोग तो उनके यहाँ है ही, जैसा मान रहे हैं कि भाई सुधार करिए, ऐसा नहीं होता है कि भाई आप किसी को, अरे देखो मारना तो है, मतभेद यह है कि जहर से मारा जाए कि गुड़ से मारा जाए, समझ रहे हो कि नहीं? तो वो चीजें काम कर रही है। तो 2 कारक ये क्लियर हो गया आप लोगों को, नीचे ब्रेक दीजिए। अब समाज सुधार के लिए बनाए गए कानून तुम्हारा बुकलेट में है ही सब कुछ, मैं केवल पॉइंट करा के उसको बता देता हूं कि कौन कौन कानून का तुम लोग चर्चा करोगे। अब नीचे ब्रेक देकर लिखिए कि समाज सुधार के लिए विधि निर्माण, समाज सुधार के लिए विधि निर्माण, विधि निर्माण। आप डैश देकर लिखिए सती प्रथा उन्मूलन, सती प्रथा उन्मूलन, डैश देकर 1829 में बंगाल रेगुलेशन के आधार पर, बंगाल 1829 में बंगाल रेगुलेशन के आधार पर
तथा 1830 में उसे भारत के अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाना, तथा 1830 में उसे अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाना। अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाना। 1829 में बंगाल रेगुलेशन के आधार पर तथा 1830 में उसे भारत के अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाना। पॉइंट नंबर 2, शिशु हत्या पर पाबंदी। शिशु हत्या पर पाबंदी। अब डेथ दीजिए, डेथ के लिखिए। 1830 के दशक में 1830 के दशक में इस नियम को कड़ाई से लागू करने का प्रयास। इस नियम को कड़ाई से लागू करने का प्रयास। थर्ड, दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन। अब डैश 1833 के चार्टर में 1833 के चार्टर में इसके लिए निर्देश तथा 1843 में इसे लागू करने का प्रयास। 1843 में इसे लागू करने का प्रयास। पॉइंट नंबर 4, विधवा पुनर्विवाह कानून। विधवा पुनर्विवाह कानून डैश 1856 में इस कानून को लागू किया जाना। 1856 में इस कानून को लागू किया जाना। ओके, ये सब तो केवल तथ्य है जो आपको बुकलेट में भी है। नीचे ब्रेक देकर लिखिए सीमा। 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 अब डैश देकर लिखिए ब्रिटिश समाज सुधार को क्रियान्वित करते हुए इस बात के प्रति सावधान थे कि उनकी नीति से सवर्ण हिंदू क्रोधित न हो। उनकी नीति से सवर्ण हिंदू क्रोधित न हो, इसलिए सोची समझी नीति के तहत न तो उन्होंने जाति उत्पीड़न को समाप्त करने, और न ही छुआछूत को समाप्त करने के लिए कानून बनाए। ओके, आर यू क्लियर? सीमा के बारे में क्लियर हुए तुम लोग ने? हाफ हार्टेड काम किया,
ब्रिटिश को लगा कि अगर हम जाति व्यवस्था के विरुद्ध कुछ कर दिए तब सवर्ण हिंदू हैं वो सब विद्रोह कर सकते हैं, तो इसलिए अपना डरा रहा, उधर छेड़छाड़ नहीं किया, समझो ना। तो ये अब यहीं पर नीचे ब्रेक देकर लिखिए मॉडल प्रश्न। मॉडल प्रश्न 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में, मॉडल 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में ब्रिटिश नीति का बल भारतीय समाज में आवश्यक सुधार लाकर एक ऐसे उन्नत समाज का निर्माण करना था आवश्यक सुधार लाकर एक ऐसे उन्नत समाज का निर्माण करना था जो पश्चिम के ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को समझ सके, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को समझ सके और भारत को विकास के पथ पर अग्रसर कर सके, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? क्या लगता है, सहमत हो जाओगे कि नहीं? पकड़ लोगे इस क्वेश्चन को? हाँ, थोड़ा सा एक ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 1 तो निकल ही जाएगा, पॉइंट नंबर 2 के लिए भी हल की गुंजाइश बना लेना। नहीं बनेगा? जैसे देखो, मेन मोटिव दिखाओगे, मन कैसे गुंजाइश बनाओगे, तुमको मुश्किल आएगी। ऐसा करो, पॉइंट नंबर 2 तुम छोड़ ही दो, क्योंकि तुम गड़बड़ कर डालोगे फिर उसको लेकर। नहीं, अगर हम तुम्हारी जगह रहते तो पॉइंट नंबर 2 मतलब एक कहते कि हालांकि यह सही है कि यूरोप में कुछ ऐसे विद्वानों का एक वर्ग पैदा हुआ था जिसे हम उदारवादी और उपयोगितावादी चिंतक के रूप में जानते हैं, जो भारत में सुधार और परिवर्तन की मांग कर रहे थे, परंतु यहाँ भी गौर करने की जरूरत है कि वे स्वयं भी औद्योगिक क्रांति के उपज थे और कहीं ना कहीं औद्योगिक पूंजीवाद के हिस्से प्रेरित होकर इस विचारधारा को प्रोत्साहन दे रहे थे। आर्गू नहीं दोस्तों, आप मैनेज कर लोगे तुम लोग? उनका नाम आ जाना चाहिए, लेकिन उनको औद्योगिक पूंजीवाद से उनको भी जोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन का तो बल ये है ना कि ऐसा वो चाहते थे, भाई कैसे चाहेंगे, है ना। अब तुम्हारा नेक्स्ट वन हेडिंग हो जाएगा, हाँ, नेक्स्ट वन हेडिंग हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा। हेडिंग अंग्रेजी शिक्षा, समाज सुधार समाप्त, अंग्रेजी शिक्षा। तो अंग्रेजी शिक्षा में तो चीजें तुम जानती हो कि क्या है। जैसे 1813 में एक बंगाल लोक शिक्षा समिति बनेगी, और बंगाल लोक शिक्षा समिति जो कि 1813 में शिक्षा पर एक प्रस्ताव आएगा। ओके, मैंने शिक्षा पर प्रस्ताव नहीं आएगा, इनफैक्ट 1813 में जो चार्टर आया है, तुमने नाम सुना है, तो 1813 के चार्टर में एक प्रावधान यह था कि प्रत्येक वर्ष शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किया जाएगा। तो फिर उसको क्या, तो वो साहित्य के विकास के, लिटरेचर के विकास के लिए और वैज्ञानिक शिक्षा के विकास के लिए, लेकिन वो रकम व्यवहार में तो नहीं मिल पाई उतनी भी रकम, लेकिन उसके लिए एक लोक शिक्षा समिति बनी कि भाई किस तरह से खर्च होगा, कैसे शिक्षा का विकास होगा, भारत की भावी शिक्षा नीति कैसे विकसित होगी। तो इस क्रम में बंगाल लोक शिक्षा समिति में पहले थे प्राच्यवादियों का वर्चस्व था। तो प्राच्यवादी चाहते थे कि भारतीयों को परंपरागत शिक्षा आप दीजिए, और परंपरागत शिक्षा के साथ साथ देसी भाषा में शिक्षा दीजिए। मतलब उनका जोर परंपरागत शिक्षा पर उतना नहीं था जितना देसी भाषा के ऊपर था।
पाश्चात्यवादी धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले तो प्राच्यवादियों का वर्चस्व था, जैसे प्रिंसेप बंधु थे, एच एच विल्सन थे, ये सब उस पर हावी थे। लेकिन आगे जब विलियम बेंटिक आया तो उसने लॉर्ड मैकाले को 1834 में बना दिया बंगाल लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी समय जो प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों में प्राच्यवादी कमजोर पड़ गए और पाश्चात्यवादी उसके बाद हो गए प्रभावी, और एक प्राच्य और पाश्चात्य विवाद शुरू हुआ। उसमें खुद मैकाले और उसके साथ टी ट्रेवेनियर, ये दोनों प्रचंड प्राच्यवादी थे, चार्ल्स ग्रांट वगैरह भी थे। तो उसमें ये हुआ कि भाई विवाद का दो आधार था कि शिक्षा का आधार क्या हो। तो शिक्षा के आधार में इनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा हो, प्राच्यवादी मानते थे परंपरागत हो तो ठीक है, परंतु प्राच्यवादियों को ज्यादा इस पर ऑब्जेक्शन नहीं था। अगर आप पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देना चाहते हैं तो दीजिए, उनका केवल कहना यह था कि भारतीयों को क्लासिकल भाषा में शिक्षा दीजिए, जैसे संस्कृत भाषा, अरबी, फारसी। क्योंकि अगर आप भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देंगे तो भारतीय शिक्षा को स्वीकार नहीं कर सकेंगे। तो इसी मुद्दे पर विवाद हुआ। बल्कि एल्फिस्टन और मुन्रो जैसे जो पितृसत्तावादी थे वो तो यहाँ तक कहते थे कि आप क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दीजिए, तमिल में और मराठी में शिक्षा दीजिए। अंत में मैकाले ने इस बात को अस्वीकार किया और मैकाले ने परंपरागत शिक्षा पद्धति की भारत में तीव्र आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाई भारत में नदी के तालाब, मधु के तालाब आदि की चर्चा है जो सब समाज में नहीं देखा गया है। और उसका कहना यह था कि यूरोप के किसी एक लाइब्रेरी के एक अलमीरे के एक शेल्फ में रखी जो पुस्तक है वो संपूर्ण संस्कृत और अरबी साहित्य से बढ़कर है। ये दावा उनका इसलिए गलत था क्योंकि उनको न तो अरबी साहित्य का ज्ञान था, न संस्कृत साहित्य का ज्ञान था। इसके बारे में वो नहीं जानते थे तो कैसे वो दावा। अभी अगर हम कह दें कि भाई हिंदी साहित्य के सामने, हिंदी साहित्य में एक अलमीरा भर का पुस्तक पूरे बंगाली साहित्य से श्रेष्ठ है, तो ये दावा इसलिए गलत हुआ क्योंकि बंगाली साहित्य हम जानते नहीं है, ना हमको उसका अनुभव है। सिर्फ आप दो चार उनके ट्रांसलेशन वाले बुक, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ टैगोर के कुछ पुस्तक पढ़ने के अलावा, तो अब ऐसी स्थिति में तुम समझ सकते हो कि लॉर्ड मैकाले का यही हाल है, न उन्होंने अरबी का ज्ञान है न संस्कृत का ज्ञान है, फिर भी वो अरबी और संस्कृत का ठेका ले रहे हैं। अब इसके पीछे मकसद तो साम्राज्यवादी है। मकसद तो साम्राज्यवादी में पहला यह कि भारत का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में हो, चुकी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भारतीय वस्तु खरीदेंगे। दूसरा है कि छोटे जो पद है उनकी इतनी संख्या तो भारत में अंग्रेजों की है नहीं, और अंग्रेजों को किसी पद पर रखोगे तो पढ़ेंगे महंगे, तो अब सस्ते दर पर भारतीय ही मिलेंगे, तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय सस्ती दर पर जॉब कर सकते थे, ये भी है। और तीसरा एक यह भी माना जाता है कि भाई उसका कहीं ना कहीं मैकाले का उद्देश्य यह भी था कि ईसाई धर्म का संरक्षण हो, उसका संवर्धन हो भारत में। क्योंकि अगर अंग्रेजी शिक्षा को जो अपनाएंगे तो उनका झुकाव ईसाई धर्म के प्रति होगा। चूंकि उसने अपने पिता को पत्र में लिखा कि इस शिक्षा पद्धति को कड़ाई से लागू किया जाएगा तो आगामी 30 वर्षों में बंगाल में कोई मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। इसके अलावा एक दो चीज और भी मानी जाती है कि मानते थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय होंगे वो बंधुता के लगाव के साथ ब्रिटिश के साथ जुड़ जाएंगे। और एक उनका यह भी मानना हो सकता है कि भाई उसमें दक्षिण अफ्रीका भी काफी पॉपुलस था और इंडिया भी पॉपुलस था, तो उनका मानना था कि दक्षिण अफ्रीका और भारत जैसे देशों में जब अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा फैल जाएगी तो ये दिन दूर नहीं है कि अंग्रेजी भाषा भारत की अखिल भारतीय भाषा बन जाएगी, सॉरी विश्व की, अखिल विश्व की भाषा बन जाएगी। इट विल बी वर्ल्ड लैंग्वेज। तो यही सब कुछ मकसद था। अब मकसद के बाद तुम प्रभाव देखोगे तो प्रभाव नकारात्मक ही होगा और कुछ एक दो प्रभाव सकारात्मक भी हुआ है। तो इसी के साथ तुम आरंभ करो, लिखो। लिखिए, अंग्रेजी शिक्षा में 1813 में भारत की शिक्षा नीति में 1813 में भारत की शिक्षा नीति में विचार करने के लिए, शिक्षा नीति पर कर दो, 1813 में भारत की शिक्षा नीति पर विचार करने के लिए बंगाल लोक शिक्षा समिति का गठन हुआ। बंगाल लोक शिक्षा समिति का गठन हुआ। देखिए, इसका कार्य भारत के भावी शिक्षा पर विचार करना था। क्या टेस्ट है? जाओ फिर। इसका कार्य भारत के भावी शिक्षा पर,
भारत की भावी शिक्षा पर, भारत की भावी शिक्षा पर विचार करना था। आरंभ में बंगाल लोक शिक्षा समिति पर प्राच्यवादियों का बोलबाला था। आरंभ में बंगाल लोक शिक्षा समिति पर प्राच्यवादियों का बोलबाला था, प्राच्यवादियों का बोलबाला था। बोलबाला था, परंतु निम्नलिखित कारणों से इस पर पाश्चात्यवादियों का प्रभाव बढ़ता गया। परंतु निम्नलिखित कारणों से इस पर पाश्चात्यवादियों का प्रभाव बढ़ता गया। निम्नलिखित कारणों से इस पर पाश्चात्यवादियों का प्रभाव बढ़ता गया। बढ़ता गया। पॉइंट 1, 1828 में नए गवर्नर जनरल के रूप में 1828 में नए गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिक का आगमन हुआ। विलियम बेंटिक का आगमन हुआ। विलियम बेंटिक का आगमन हुआ। आगमन हुआ। इसका झुकाव पाश्चात्यवाद की ओर था। इसका झुकाव पाश्चात्यवाद की ओर था। इसका झुकाव पाश्चात्यवाद की ओर था। पाश्चात्यवाद की ओर था। पॉइंट नंबर 2, 1834 में गवर्नर जनरल की परिषद में 1834 में गवर्नर जनरल की परिषद में 1834 में गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति फिर लॉर्ड मैकाले को बंगाल लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष के पद पर लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाना। लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाना। मतलब ये दो कारक आपको बताए गए हैं कि बंगाल लोक शिक्षा समिति में पाश्चात्यवादियों का प्रभाव कैसे बढ़ गया। तो पाश्चात्यवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव के दो कारण बताए गए, यही दो कारण आपको बताएंगे। पर आप चेंज करिए और लिखिए प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या थे। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या थे। पर चिन्ह डालिए और डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए। पॉइंट फर्स्ट। हाँ नहीं मैंने कहा हेडिंग दीजिए इसको। हाँ, पॉइंट नंबर 2 में हो गया आपका। अब हेडिंग दीजिए प्राच्य और माइनर हेडिंग, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या थे। प्राच्य और इसको कहते हैं ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। यहां पर देखिए प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या थे और डैश दीजिए और डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए शिक्षा का आधार क्या हो। हाँ हेडिंग फिर डैश दीजिए और फिर पॉइंट फर्स्ट बनाइए। देखो मैं रिपीट कर देता हूं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या थे, ये भी आपका माइनर हेडिंग है। अब माइनर के अंदर फिर एक माइनर हेडिंग है, पॉइंट फर्स्ट करके 2 पॉइंट बनेगा। शिक्षा का आधार क्या हो और फिर पॉइंट 2 भी बनाइए शिक्षा का माध्यम क्या हो और दोनों में प्रश्न चिन्ह डाल दीजिए।
शिक्षा का आधार क्या हो और शिक्षा का माध्यम, दूसरा पॉइंट 2 शिक्षा का माध्यम क्या हो। और तब फिर डालिएगा पैराग्राफ चेंगे। पहले पहले मुद्दे पर कोई महत्वपूर्ण विवाद नहीं था। पहले मुद्दे पर कोई महत्वपूर्ण विवाद नहीं था। कोई महत्वपूर्ण विवाद नहीं था। पाश्चात्यवादी शिक्षा का आधार, पाश्चात्यवादी शिक्षा का आधार आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को मानते थे। हाँ, प्राच्यवादियों ने भी आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर लिया था। प्राच्यवादियों ने भी आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर लिया था। पैराग्राफ चेंज करके, हाँ, पहले मुद्दे पर कोई महत्वपूर्ण विवाद नहीं था। पहले मुद्दे पर कोई महत्वपूर्ण विवाद नहीं था। पहले मुद्दे पर कोई महत्वपूर्ण विवाद नहीं था। नहीं, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, उसमें कुछ नहीं, मतलब टाइटल होता तो मैं बोलता ना आपको। पहले मुद्दे पर कोई, जैसे ऊपर हमने 2 पॉइंट दे दिया है, पहले मुद्दा क्या है, अब नीचे हम उसको मतलब दोनों मुद्दे को नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस इतना ही। पर पहले मुद्दे पर कोई महत्वपूर्ण विवाद नहीं था, नहीं था। पाश्चात्यवादी शिक्षा का आधार, हाँ, पाश्चात्य शिक्षा का आधार आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को मानते थे। हो गया। अब नेक्स्ट लिखिए, उसी में प्राच्यवादियों ने भी, ये भी हो गया। हाँ, अब पैराग्राफ चेंज करिए फिर, ये दोनों लाइन हो गया ना, पैराग्राफ चेंज। हाँ, देखिए, परंतु दूसरे मुद्दे पर, ये भी लिखा हुआ है, परंतु दूसरे मुद्दे पर अत्यधिक विवाद था। पैराग्राफ चेंज नहीं किया, कर लिया। हाँ, परंतु दूसरे मुद्दे पर अत्यधिक विवाद था, विवाद था। देखिए, पाश्चात्यवादियों का मानना था, पाश्चात्यवादियों का मानना था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो। अंग्रेजी भाषा हो, भाषा हो। मैकाले, मैकाले तथा ट्रेवेनियर, मैकाले तथा ट्रेवेनियर, मैकाले तथा ट्रेवेनियर, ट्रेवेनियर जैसे पाश्चात्यवादी यह मानते थे ट्रिवेनियर जैसे पाश्चात्यवादी यह मानते थे कि अंग्रेजी भाषा ही, अंग्रेजी भाषा ही वैज्ञानिक शिक्षा का माध्यम हो सकता है। अंग्रेजी भाषा ही वैज्ञानिक शिक्षा का माध्यम हो सकता है, माध्यम हो सकता है। मैकाले प्राच्य भाषा साहित्य का बड़ा आलोचक था। मैकाले प्राच्य भाषा साहित्य का बड़ा आलोचक था, आलोचक था। वहीं प्राच्यवादियों का यह कहना था, वहीं प्राच्यवादियों का यह कहना था
कहना था कि अगर राष्ट्रवादियों का यह कहना था कि अगर भारतीयों को क्लासिकल क्लासिकल भाषा साहित्य में, सॉरी साहित्य नहीं, क्लासिकल भाषा में, हाँ, क्लासिकल भाषा में शिक्षा नहीं दी जाएगी, अगर भारतीयों को उनकी क्लासिकल भाषा कर दो, उनकी क्लासिकल भाषा में शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो फिर वे पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। वो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। ज्ञान विज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। किंतु अंततः जीत पाश्चात्यवादियों की हुई। पाश्चात्यवादियों की हुई और फिर 2 फरवरी 1835 को बंगाल में मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 को बंगाल में मैकाले शिक्षा पद्धति को लागू कर दिया गया। बंगाल में मैकाले शिक्षा पद्धति को लागू कर दिया गया। अब वहीं पर आप उसको लीव करो और थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करिए और हेडिंग दीजिए, मैकाले शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। छोटा सा माइनर हेडिंग है, मैकाले शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। अब इसकी विशेषता देख लो। 2 विशेषता मैं बताऊंगा। एक विशेषता बताऊंगा कि भाई अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया, ये तो बहुत सिंपल सी विशेषता है, सबको पता है। दूसरा बताऊंगा कि एक्चुअली देखो, अब आज की तारीख में जब आज की गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया 2001 में और अभी 2018 है, तभी भी 100% लिटरेसी पर हम लोग नहीं पहुंच पाए। अब होता क्या है कि 80% आवंटन गवर्नमेंट का होता है, 20% राज्य सरकार का है। राज्य सरकार वो भी 20% देने के लिए तैयार नहीं होती है। और फिर जो केंद्र सरकार भी देती है उसमें कितना मिसयूज होता है और क्या होता है। और राज्य सरकार केंद्र सरकार से इसलिए चिढ़ी रहती है कि उसमें हमारा भी फंड लगता है और सारा प्रचार ये खुद ले जाता है ना। जैसे ममता बनर्जी वाले में हुआ ना कि मोदी का जो फोटो जो लगा हुआ था आयुष्मान क्या स्वास्थ्य, तो उस पर क्या है कि उसी प्रकार से होता है। तो अब प्रॉब्लम ये हुआ कि आज जब हमारी सरकार इतना फंड आवंटन कर रही है, तब तो देख रहे हो देसी भाषा का विकास नहीं हो पा रहा। और अंग्रेजी भाषा में जो कि ब्रिटिश का 52% फंड लगता था डिफेंस में और बाकी चीजों में, तो सोशल सेक्टर में तो उनका निवेश बहुत कम था, और भी अंग्रेजी शिक्षा और इतनी बड़ी जनसंख्या को, समझ रहे हो कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया था, एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी। फिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या था कि मुट्ठी भर लोग अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करेंगे और तब वो भारतीय भाषा के माध्यम से वह पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की जो शिक्षा है वह जनसामान्य तक पहुंचाएंगे। तो अब समझ सकते हो कि जिनको पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा मिल जाएगी वो जनसामान्य से क्या मतलब रखेंगे, फिर वो तो ब्राउन साहब बन जाएंगे व्हाइट साहब के बदले। तो इस तरह से क्या हुआ कि शिक्षा, उनका कहना था विप्रवेशन का मतलब है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि जब मुट्ठी भर भारतीय जब अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेंगे तो ऊपर से शिक्षा छन छन कर नीचे तक आएगी, है ना, और शिक्षा का विकास होगा। तो उसी को विप्रवेशन का सिद्धांत कहते हैं। कई बार पीटी में पूछ देता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किस क्षेत्र में अपनाया गया है ना, यह है शिक्षा का क्षेत्र। तो आप लिखिएगा, हाँ, पॉइंट फर्स्ट, भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार किया जाना। भारत में
भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार किया जाना, स्वीकार किया जाना। पॉइंट नंबर 2, चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन, चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन सीमित था, चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन सीमित था, संसाधनों का आवंटन सीमित था, फिर अंग्रेजी शिक्षा खर्चीली थी, फिर अंग्रेजी शिक्षा खर्चीली थी, इसलिए यह सीमित लोगों को दी जा सकती थी, इसलिए यह सीमित लोगों को दी जा सकती थी। सीमित लोगों को दी जा सकती थी। अतः पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के लिए विप्रवेशन के सिद्धांत, विप्रवेशन, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के लिए विप्रवेशन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। विप्रवेशन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इससे तात्पर्य था कि पहले मुट्ठी भर लोग अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को प्राप्त करेंगे, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को प्राप्त करेंगे और फिर भारतीय भाषाओं के माध्यम से उसे जनसामान्य में पहुंचाएंगे, यद्यपि व्यवहार में ऐसा नहीं हो सका। ये तो मैंने आपको समझाया हुआ है। अब नीचे ब्रेक देकर लिखिएगा। मैकाले शिक्षा, हेडिंग है छोटा सा माइनर हेडिंग, मैकाले शिक्षा पद्धति के पीछे उद्देश्य, मैकाले शिक्षा पद्धति के पीछे उद्देश्य। अब डैश देकर पॉइंट फर्स्ट। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार का विकास, भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार का विकास, पॉइंट नंबर 2, निम्न प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन, निम्न प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन, देना। पॉइंट नंबर 3, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करना, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करना।
पॉइंट नंबर 4, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय भारतीय बंधुता के लगाव से ब्रिटिश के साथ जुड़ जाते, बंधुता के लगाव से ब्रिटिश के साथ जुड़ जाते। पॉइंट नंबर 5, कुछ ब्रिटिश चिंतकों का मानना था कि अगर भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे घनी आबादी वाले देशों में अंग्रेजी शिक्षा प्रसारित हो जाएगी, तो पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा का प्रसार हो सकेगा। अंग्रेजी भाषा का प्रसार हो सकेगा। तो मैं समझा चुका हूं तुम लोग को। अब मैं 5 मिनट टाइम दोगे तो सीमाएं और उसका ये है वो खत्म हो जाएगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं। कल क्यों कहीं जाना है क्या? टेस्ट कितने बजे से है? बस 5 मिनट का टाइम है, लो ना, 5 मिनट में छोड़ दूंगा। सीमाएं दे दो, ये खत्म हो जाएगा ना टॉपिक कम से कम। तो सीमाएं दे देकर पॉइंट फर्स्ट, हाँ, कि भारत में जन शिक्षा दुष्प्रभावित हुई। जन शिक्षा दुष्प्रभावित होना तो समझ गए, जन शिक्षा दुष्प्रभावित हुई। भारत में पुरानी पाठशाला पद्धति टूट गई, पाठशाला पद्धति टूट गई। देखो, यह अनुमान किया जा सकता है कि स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर मात्र 16% थी। 16% थी। आश्चर्यजनक रूप में भारत सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के अधिकार को लागू करने, के बावजूद भी साक्षरता दर 72% से अधिक नहीं हो पाई। लगभग 72% से अधिक नहीं हो पाई है। अब पॉइंट 2 दो, इसने भारत में सामाजिक विभाजन को प्रोत्साहन दिया। पॉइंट 2, इसने भारत में सामाजिक विभाजन को प्रोत्साहन दिया।
सामाजिक विभाजन को प्रोत्साहन दिया, जो आज भी इंडिया और भारत के विभाजन के रूप में देखा जा सकता है। जो आज भी इंडिया और भारत दोनों में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ले लो और डिसाइड कर लो तुम लोग इंडिया में हो कि भारत में हो। आज भी इंडिया और भारत के विभाजन के रूप में देखा जा सकता है। समझे दोनों का मतलब ना। हमेशा तुम लोगों को शिकायत रहती है कहीं अंग्रेजी माध्यम में फेवर तो नहीं कर रहा है। अगर अंग्रेजी होता ही नहीं, एक ही भाषा सबकी होती तो क्यों प्रॉब्लम उठता आज? क्या तो हुआ। पॉइंट थर्ड, सभी प्रकार के मौलिक विचार ब्रिटेन में विकसित होते। सभी प्रकार के मौलिक विचार ब्रिटेन में विकसित होते भारत में उनकी केवल नकल की जाती। भारत में उनकी केवल नकल की जाती। पॉइंट नंबर 4, अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर मूलतः साहित्य एवं दर्शन की शिक्षा पर बल दिया गया। जबकि ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का तिरस्कार किया गया। तिरस्कार किया गया। मैंने दावा तो किया था हम ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देंगे, लेकिन ज्ञान विज्ञान की शिक्षा उन्होंने दी नहीं, बल्कि ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का तिरस्कार किया गया व्यवहार में। बस 2 पॉइंट है, वो है सकारात्मक प्रभाव। भी 2 लिख लो फिर हो जाएगा। देखो सकारात्मक प्रभाव। अब डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखो। मुट्ठी भर लोग ही सही, मुट्ठी भर लोग ही सही, परंतु अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से वे पश्चिमी राष्ट्रवाद से परिचित हो सके। तथा फिर उन्होंने राष्ट्रवाद की चेतना को बल प्रदान किया। पॉइंट नंबर 2, 1990 के दशक में 1990 के दशक में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में 1990 के दशक में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत को जो सफलता मिली उसमें भी मैकाले शिक्षा पद्धति का बड़ा योगदान रहा। अब देखो, अब इसमें तुम लोग देख लेना, इसको तुम लोग को जो पूछना है कल डिस्कस कर लेंगे। अब कुछ तुम लोग लेट हो रहे हो तो जाओ, और थोड़ा सा कल मैं तुम लोग को थोड़ा सा मेरी बात पर गौर करना। फिर थोड़ा सा 2 मिनट कल थोड़ा हम 15 मिनट आप लोग को डिले कर रहे हैं। आप लोग 8:15 में आइएगा, 15 मिनट फिर टेस्ट ही होगा आप लोगों का। तो 8:30 से कल प्रैक्टिकली, कल एक्चुअली शिवरात्रि है, थोड़ा सा सुबह मुझे मंदिर जाना होता है तो फिर लेट हो जाएंगे, है ना। तो आप 8:15 में, कल आप लोग 8:15 आ रहे हैं और फिर टेस्ट देके 8:30 में क्लास, 8:30 में लेकिन पक्का क्लास शुरू हो जाएगा, है ना। देखते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से।